हेलो बच्चों, तो हम फिर से आ गए हैं क्लास 10th का वीडियो लेकर के। जी हाँ, जैक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड के द्वारा जो क्लास 10th का साइंस विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया था, उस साइंस विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर का हमने हल बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें कि हम 1 से लेकर के 46 नंबर तक का हल बना लिए हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है जिसमें कि लंबा क्वेश्चन है 5-5 अंक का, उसका हम एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। तो फिलहाल हम आज की इस वीडियो में आपको 47 से लेकर के 52 नंबर तक का जो क्वेश्चन है, पूरा पूरी 6 क्वेश्चन, इन 6 प्रश्नों का उत्तर आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप जान लीजिए कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। चलिए सबसे पहले देखिए, इस खंड में कुल 6 प्रश्न हैं। देखिए 47, 48, 49, 50, 51, 52, 6 ठो प्रश्न है। ठीक है, जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए जिनमें से आपको केवल और केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 6 प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। ठीक है, 2 ठो प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, आपको उसके लिए नंबर भी नहीं मिलेगा अगर आप लिखते हैं फिर भी। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित है, यानी कि एक क्वेश्चन आप सही बनाते हैं उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम इस वीडियो को हम शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को बता सके अच्छे से। चलिए 47 नंबर का सवाल क्या पूछा है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। फिर लिखा है विद्युत मोटर में लिफ्ट रिंग का क्या कार्य है। लिफ्ट रिंग मतलब विभक्त वलय। ठीक है ना, विभक्त वलय। इसको हम, ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे चित्र के माध्यम से, एक एक करके सारा पॉइंट को समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसका हम आंसर को समझते हैं, देखते हैं, लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन पूछा था विद्युत मोटर का सिद्धांत। ठीक है ना, और इसका चित्र भी बनाना था और इसका कार्यविधि भी लिखना था। देखिए चित्र तो हम यहाँ पर बनाए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला है चित्र। किसी एक चित्र को आप ध्यान से देखिए। ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा। और सिद्धांत भी हम लिखे हैं, साथ ही साथ हम इसका कार्यविधि भी लिखे हैं। चलिए सबसे पहले सिद्धांत जान लेते हैं। सिद्धांत क्या है, जब किसी कुंडली को चुंबक की धारा में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक बल कार्य करता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाता है। ठीक है ना, देखिए इसका सिद्धांत क्या कहता है, जब किसी कुंडली को, यहाँ पर कुंडली कौन सा है चलिए दिखा देते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें जो ये वाले चीज़ को देख रहे हैं चौखुट वाले, ये है आपका कुंडली। ठीक है ना, तो जब किसी कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में रखकर, देखिए ये एक तरफ है चुंबक नॉर्थ पोल और ये एक तरफ चुंबक है साउथ पोल, तो ये जो दोनों चुंबक के बीच में जब हम लोग इसको कुंडली को रखते हैं, तो रखने के बाद जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया जाता है तो ये घूमने लगता है, क्योंकि इसमें बल मिलता है। ठीक है ना, एक बल कार्य करता है जिसके कारण उसमें घूमने लगता है अक्ष। ठीक है ना, चलिए अब मेन बात यहाँ पर नहीं बता दिया गया है, लेकिन आप सुन लीजिए ध्यान से। क्या लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है ना, ये जो नियम है विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव का नियम है। ठीक है ना, साथ ही साथ आपको ये भी जान लेना है कि यह फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर आधारित है। ठीक है ना, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर कार्य करता है। चलिए ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम आपको समझाएंगे इसका कार्यविधि, साथ ही साथ इसका पिक्चर को अच्छे से। देखिए इस प्रकार का पिक्चर आपको बना लेना है। ठीक है ना, परीक्षा में अगर आएगा तो। इसका अगर आप सिंपल पिक्चर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक इधर चुंबक बना देना है जिसमें एक लिख देना है नॉर्थ पोल, और एक इधर एक आपको एक चुंबक बनाना है जिसमें एक लिख देना है साउथ पोल। ठीक है ना, और एक बीच में आपको एक इस तरह से बना लेना है, क्या चीज़ इसको कह सकते हैं, कुंडली। ठीक है ना, और इस प्रकार से एक लाइन आपको खींच देना है। ठीक है ना, और यहाँ पर भी एक रेखा बना देना है गोल। ठीक है, और यहाँ पर एक जोड़ देना है आपको बैटरी। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा खाली रहेगा। ठीक है, देखिए एक इधर बनाए चुंबक, एक इधर बनाए चुंबक, ये बीच वाला। ठीक है ना, इधर से एक लाइन खींचा हुआ रहेगा, इधर से गोल, ये इधर से गोल। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको एक सेल जोड़ना है बैटरी, तो इधर से आपको ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप 1 या 2 या 3 कितना भी सेल जोड़ सकते, जितना जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, और इसको इससे सटा देना है, इस प्रकार से आपको बना देना है। ठीक है ना, ये हो गया सामान्य, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बनाया गया है। ठीक है ना, एक बार इसको साफ करते देखिए, ये वाला है यहाँ पर नॉर्थ चुंबक, ये है साउथ चुंबक। ठीक है ना, ये है आपका कुंडली, और यहाँ पर है विभक्त बल, देख सकते हैं आप छोटा सा लगा हुआ, ये चूड़ी जैसा 2 ठो। ठीक है ना, और ये जो B1 है ये ब्रूस 1 यानी कि ब्रश, और ये जो B2 है ब्रश 2। ठीक है ना, उसके बाद आप देख सकते हैं और भी क्या चीज़ है, S1 और S2 यहाँ पर है। ठीक है ना, S1 मतलब कि ये जो इधर से तार आया है चालक वो S1 है, और इधर 4 तार और एक ठो जो S2 है। ठीक है ना, चलिए इतना के बाद हम अब आपको कार्यविधि समझाते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका कार्य। ठीक है ना, किस प्रकार से ये कार्य करता है। देखिए कह रहा है, शुरुआत में जब कुंडली ABCD को शक्तिशाली चुंबक के मध्य रखा जाता है। ठीक है ना,
देखिए कुंडली का नाम दिया है ABCD, आपको बताए थे ये है चुंबक, ये है चुंबक, ये बीच वाला का नाम है ABCD, यहाँ है A, यहाँ है B और यहाँ है C और यहाँ है D, ठीक है ना। जब इसको बीच में रख करके मध्य रखा जाता है तो कुंडली चुंबक के जोड़ों के बीच समांतर होती है, ठीक है ना। जो कुंडली होता है वो चुंबक के जोड़ दोनों के बीच समांतर होता है। जब कार्बन ब्रूसो B1 और B2 से होते हुए अर्धगोले छल्ले S1 और S2 द्वारा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो की जाती है। देखिए जब S1 और S2 के सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो, ठीक है ना, जैसे चित्र 1 में विद्युत धारा की दिशा C से D और A से B की ओर है। देखिए इसको भी हम समझाएंगे क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो कुंडली चुंबक के थोड़े के जोड़े के प्रभाव से घूम जाती है, ठीक है। चित्र 1 में CD खंड ऊपर की ओर तथा AB भाग नीचे की ओर घूम जाता है और कुंडली वामावर्ती घूमने लगती है। S1 और S2 कुंडली के अर्ध चक्र के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करते हैं और इसी प्रकार कुंडली निरंतर घूमती रहती है। अब चलिए इसको तो आप पढ़ लिए, इसको आप लिख भी लीजिएगा, परीक्षा में भी लिखिएगा, अभी आप नोट्स भी बना लीजिए। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि इसको हम समझाएंगे चित्र में ही क्या बोल रहा है। इसको सबसे पहले इसमें बोला है कि जब इन दोनों चुंबक के बीच में ये कुंडली को रखा जाता है, जैसे ही कुंडली को हम लोग यहाँ रखते हैं उसके बाद क्या होता है, कुंडली को रखने के बाद आप थोड़ा सा इधर देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये दोनों चित्र एक ही जिसमें भी देख सकते हैं। कुंडली में रखने के बाद ये S1 और S2 ये विभक्त वाला ही है, ठीक है ना, ये चूड़ी जैसा, ठीक है ना। इसमें जब विद्युत धारा दिया जाता है B1 मतलब बरस 1 और बरस 2 से जैसे विद्युत धारा दिया जाता है तो ये विद्युत धारा S1 और S2 से होते हुए कुंडली में चला जाता है, ठीक है ना। जैसे कुंडली में जाता है तो कुंडली को बल मिलता है, ठीक है, और इसी बल मिलने के कारण ये कुंडली क्या होता है, ऊपर नीचे घूमने लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर दिशा किस तरह से चेंज होता है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये AB है और ये CD है, ठीक है ना। देखिए ये इस तरह से घूमता है कि AB वाला नीचे से चल जाता है CD की तरफ और CD वाला ऊपर से इधर से घूम के आ जाता है AB की तरफ। ABCD 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 इस तरह से होते रहता है, ठीक है ना, और कुंडली घूमने लगता है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 48 नंबर में क्या कह रहा है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या है, ठीक है ना। प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या है, यानी कि श्रेणी क्रम नहीं पूछ रहा है, ये समांतर क्रम पूछ रहा है, ठीक है। पिछला बार भी समांतर क्रम सवाल आया था तो इस बार के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ज़रा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ वाला कि समांतर में जुड़े तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक उत्पन्न करें, यानी कि ये जो सूत्र होता है समांतर क्रम का, ठीक है ना, 1/R1 प्लस सॉरी बराबर 1 सेकेंड 1/R बराबर 1/R1, ठीक है ना, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का जो फॉर्मूला होता है इसको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन जिसको पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है, बहुत ही आसान आंसर है, चित्र की सहायता से आपको समझा के जाएंगे और साथ ही प्रूफ करके जाएंगे इसका सूत्र, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक संधि पर और दूसरे सिरा दूसरी संधि पर जोड़ दिए जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि जो ये समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें प्रतिरोध का कौन सा सिरा, तो प्रतिरोध का जितना भी सिरा है, ठीक है ना, ये इसको इसे, ठीक है ना, और ये देखिए एक प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ लेते हैं। पहले देखिए ये हो गया आपका पार्श्वक्रम, तो पार्श्वक्रम में क्या कर रहा है, जितना भी प्रतिरोध है, ठीक है ना, जितना भी प्रतिरोध उसका पहला सिरा, ठीक है ना, पहला सिरा मतलब एक सिरा पहला संधि की तरफ और दूसरा सिरा दूसरा संधि की तरफ जुड़ा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पार्श्वक्रम संयोजन, ठीक है ना, यानी कि आर, ठीक है ना, यानी कि रेजिस्टेंस। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि चित्र अ में तीन प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन दिखाया गया है। संधि ए पर परिणामी धारा, ठीक है ना, देख लीजिए थोड़ा सा आप, देखिए संधि ए पर परिणामी धारा यानी कि संधि ए में कितना धारा प्रवाहित होगा, तो आई बराबर क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पर थोड़ा आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, किस प्रकार से यहाँ पे कार्य हो रहा है, ये चित्र का माध्यम से आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ जो ये वाला ए है और यहाँ पर जो बी है, ठीक है ना, धारा इधर से आ रहा है और धारा ए में आने के बाद I1 में बट रहा है और I2 में बट रहा है प्लस I3 में बट रहा है, तीन प्रतिरोधों में बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, I1 I2 और I3 में, और फिर से जा करके ये तीनों मिल करके एक I का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इतना तब समझ ही गए होंगे। चलिए अब आगे समझाते आपको यहाँ ऊपर वाले की मदद से, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है एक बात और आप देख लीजिए कि संधि ए पर परिणामी धारा कितना है, आई बराबर कितना है I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो चित्र है यहाँ पर, ये जब धारा है, ये जो चित्र है यहाँ जो धारा है ए,
ए में जो धारा है, ठीक है, वो I1 I2 और I3 तीन में बढ़ जाता है, बाकी फिर जाके I बन जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर फिर से क्या लिखा उसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी प्रतिरोध अ व ब के मध्य जुड़े हैं, अतः सभी प्रतिरोधों का सिरा मध्य विभवांतर भी समान है। देखिए भी हमेशा एक जैसा रहता है, ठीक है ना। तो भी जब समान रहता है तो भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है I इंटू आर होता है। लेकिन जब भी वन रहेगा तो क्या होगा, I1 भी रहेगा, आर भी वन रहेगा, उसी सूत्र को लगाया गया है, ठीक है। भी बराबर भी यहाँ पर वन होगा, भी वन बराबर I1 इंटू R1 होगा यहाँ, ठीक है ना। I2 बराबर I2 बराबर R2 और I3 बराबर R3, ठीक है। ये तो एक फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला फिर नीचे देखिए यहाँ I1 बराबर V बट्टे R1, ठीक है ना। फिर I2 बराबर V बट्टे R2 और फिर I3 बराबर V बट्टे R3, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद देखिए यहाँ पर परिणामी प्रतिरोध R आ गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R मान ले तो तुल्य प्रतिरोध निम्न चित्र ब के अनुसार यदि इस परिपथ में से, ठीक है ना। देखिए यदि कुल धारा को, कुल प्रतिरोध को R मान ले, ठीक है ना, तब इस प्रकार से हम लोग इसको दर्शा सकते हैं, V बराबर I इंटू आर और I बराबर V बट्टे R, ये भी होता है, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण में रख देंगे, आंसर आपके सामने है। V बट्टे R बराबर V बट्टे R1 प्लस V बट्टे R2 प्लस V बट्टे R3 हुआ। और ये V देखिए यहाँ से भी कॉमन लेंगे, ये वाला कटा है, ठीक है ना, भी के साथ भी कट गया। देखिए इसको बनाते हैं एक बार हम, ठीक है ना। ये जो भी वो भी कॉमन आ गया है, ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है। देखिए भी बराबर ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 ये वाला बचा है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी कॉमन आ गया, तो ये भी के साथ ये भी यहाँ पर होता तो कट जाता, ठीक है। तो क्या बचता, एक, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। इस प्रकार n प्रतिरोधों को जोड़ा जा सकता है। और ये रहा आपका सामने सूत्र यानी कि व्यंजक, ठीक है ना। यह अभिष्ट व्यंजक है, 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 R4 या तो फिर R5 या Rn तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन क्या है इसमें, आयनिक आबंध क्या है, यानी कि आयनिक बंधन, ठीक है ना। फिर बोल रहा है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखे, आयनिक यौगिक का गुण लिखना है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O के निर्माण को दिखाएं। देखिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O के निर्माण को बताना है, ठीक है ना। तो चलिए तो 5 नंबर का क्वेश्चन है ही, चलिए इसको हम समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से। तो चलिए इसका अब हम आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, आयनी, यहाँ आयनिक होगा है ना, आयनिक आबंध। चलिए आयनिक आबंध एक प्रकार का रासायनिक आबंध है जिसमें दो विपरीत आवेशित आयन बनते हैं और वे स्थिर विद्युत बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए सिंपल सा बात यहाँ पर बताया गया है कि आयनिक बंधन, बंधन मतलब क्या है, जुड़ाव, ठीक है ना, जिसमें दो चीज़ आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बंधन। तो आयनिक आबंध किसको बोलेंगे, यानी कि आयनिक बंधन किसको बोलेंगे, जब दो अलग अलग प्रकार का आयन बनता है और वो विपरीत आयन बनता है। देखिए जैसे कि यहाँ है सोडियम यानी कि Na मतलब सोडियम और यहाँ है क्लोरीन, ठीक है ना। तो जब सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ेगा तो सोडियम धनायन बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम धनायन। और ये क्लोरीन क्या बनेगा, तो क्लोरीन ऋणायन बनेगा, ठीक है ना, क्लोरीन ऋणायन। और दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और कौन बल से, तो स्थिर विद्युत बल से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक आबंध, ठीक है। फिर इसमें क्या पूछा था, चलिए देखते हैं। इसके बाद इसी क्वेश्चन में इसका गुण पूछा था, ठीक है, आयनिक आबंध का गुण। तो चलिए आयनिक आबंध का गुण देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आयनिक बंधित, यानी कि यहाँ बंधन देना चाहिए इसको, ठीक है ना, बंधन। आयनिक बंधित अणुओं का गलनांक, ठीक है, उच्च और क्वथनांक उच्च होता है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आयनिक बंधन जो होता है, आयनिक में जो बंधे रहते हैं अणु, उसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है। ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण देखिए, आयनिक बंधित अणु अपने जलीय घोलों में या पिघली हुई अवस्था में बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं। देखिए आयनिक बंधित अणु यानी कि जैसे सोडियम NaCl, ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये या तो पिघला हुआ अवस्था में या तो जलीय घोल में, जलीय घोल में विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा आयनों की उपस्थिति के कारण होता है जो आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से इसका गुण भी देख लिए हैं। अब चलिए इसमें जो और एक क्वेश्चन जुड़ा हो तो उसको देखते हैं। तो देखिए 49 नंबर में और एक थोड़ा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O का निर्माण दिखाएं, ठीक है ना। तो चलिए इसके आंसर को हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। Na2O का निर्माण दिखाना इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा। आप यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए तैयार रहिए या तो फिर स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहिए। देखिए सबसे पहले जानना है निर्माण दिखाना है किसका, Na2O का, ठीक है ना, Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड का।
तो जिसका निर्माण दिखाना होता है सबसे पहले उसको लिखेंगे Na को, ठीक है ना। यहाँ पर दो चीज़ है, एक है सोडियम जो कि धातु और एक है ऑक्सीजन जो कि अधातु है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर दो चीज़ है। सबसे पहले हम धातु वाला का नाम लिखेंगे, ठीक है। धातु कौन सा है? Na, सोडियम। सोडियम लिखने के बाद हम यहाँ पर एक एरो का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। एरो चिन्ह देने के बाद आपको समझना है कि Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 2 होता है, 8 होता है और 1 होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। अब इतना लिखने के बाद आपको जानना है कि जितना भी तत्व होता है सब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना चाहता है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाहता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो किसका त्याग हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। और कौन कर रहा है? तो सोडियम कर रहा है। सोडियम कर रहा है इसलिए लिख देंगे Na प्लस, क्योंकि सोडियम दे रहा है, जब देगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये समीकरण बनाने के लिए एक प्लस दिए, और किसका त्याग कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का, तो लिख देंगे E। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस में, इसलिए लिख देंगे माइनस। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज त्याग कर रहा है इसलिए 1 लिखेंगे, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, E माइनस लिख दिए, इतना ही में काम हो गया, ठीक है। जब 1 इलेक्ट्रॉन को ये दे दिया तब ये 2 8 1 था पहले, लेकिन अब बन गया ये 2 और 8। इसका अंतिम कक्षा पूरा हो गया क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया सोडियम का काम। जब सोडियम इतना कुछ किया तो सोडियम धनायन बन गया। क्या बन गया? लिखना होगा आपको सोडियम धनायन, ठीक है ना। धनायन, ठीक है, धनायन। इतना लिखने के बाद आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ऑक्सीजन का काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इतना लिख लिए, अब ऑक्सीजन का काम करेंगे। ये है ऑक्सीजन मतलब कि O। और ये जो ऑक्सीजन होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6, क्योंकि इसका अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब किसी से लेगा तब इसका अंतिम कक्षा पूरा होगा, ठीक है ना। तो जब किसी से लेता है तो उसको पहले ही समीकरण में लिख देते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए 2E माइनस लिख दिए, ठीक है। और फिर से एक एरो का चिन्ह देंगे। एरो का चिन्ह देने के बाद आपको जान लेना है कि ऑक्साइड यहाँ ऋणायन हो गया, यानी कि O माइनस में आ गया। अब यहाँ जो 2 और 6 था, अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, अब इसका अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया तो बन गया 2 और 8, ठीक है। ऐसा में क्या हो गया? तो ऐसा में हो गया ऑक्साइड ऋणायन, ठीक है ना। ये हो गया ऑक्साइड ऋणायन। क्या बन गया? ऑक्साइड ऋणायन, ठीक है। सबसे पहले था यहाँ पर सोडियम धनायन, अब बन गया ऑक्साइड ऋणायन। इतना लिखने के बाद चलिए फिर एक स्टेप आगे जाना है, और आप चलिए इतना काम करने के बाद आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर दो कोई एक सोडियम है और एक ऑक्सीजन है। तो सोडियम यहाँ कितना है? एक सोडियम यहाँ पे लिख दिए और एक सोडियम नीचे लिख दिए। 2 सोडियम है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है ना। ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1 लिख दिए। अब देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और बनाते हैं। सोडियम का अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ 1 लिखें, मतलब 1 बिंदु दिए, और यहाँ भी इस सोडियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, इसलिए 1 दिए। ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, क्रॉस से दिखाना है, ठीक है ना। इधर अगर आप बिंदु से दिखाएंगे तो इधर क्रॉस से, इधर क्रॉस से दिखाएंगे तो इधर बिंदु से, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर दिखाना है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को दिया ऑक्सीजन को, और ये भी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को दिया ऑक्सीजन को, ठीक है ना। तब ये क्या बन गया? तब आपको यहाँ एरो दे के लिख देना है। एरो दे के हम ऊपर से लिखते आ रहे हैं नीचे, ठीक है, आपको सीधा में लिखना है। तो सबसे पहले लिख देना है Na, उसके बाद एक ब्रैकेट देना है, ठीक है ना। ब्रैकेट देने के बाद O लिखना है, और O के बाद अंतिम कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, तो सजा देना है 1 2 3 4 5 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन सजा दिए, ठीक है। इसको ब्रैकेट में इसको बंद कर देना है। और ये जो ऑक्सीजन है कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हम 2 माइनस लिखेंगे, ठीक है ना, 2 माइनस, ठीक है ना, अंदर में ही। अब देखिए इतना लिखने के बाद सोडियम है कितना है? 2, तो यहाँ पर हम सोडियम 2 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से इतना करने के बाद आपको फाइनली लिख देना है Na2O। ये कंप्लीट हो गया निर्माण, ठीक है। इस प्रकार से इसका निर्माण कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्या है? मिसेल क्या है? साबुन की सफाई प्रक्रिया क्रियाविधि समझाइए, ठीक है। देखिए मिसेल क्या होता है और साबुन किस प्रकार से साफ करता है वस्त्रों को, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए 5 नंबर का सवाल है, आप लोग को नंबर लाना है। चलिए इसका हल करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, यही है मिसेल का चित्र। ये क्या है? मिसेल का चित्र, ठीक है ना। मिसेल किसको बोलते हैं भी बताएंगे। ये है मिसेल का चित्र, ठीक है। चलिए अब मिसेल लिखते हैं। देखिए उत्तर, ठीक है। जब साबुन अथवा अपमार्जक अणु जल में घुल जाते हैं तो अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों के रूप धारण कर लेते हैं, जिसको मिसेल कहते हैं। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जब साबुन को, अर्थात साबुन एक हो गया और एक तो अपमार्जक यानी कि सर्फ को, जब इसको हम लोग पानी में घोलते हैं तो सर्फ और साबुन दोनों का जो अणु है, ठीक है ना, दोनों का अणु एक साथ गुच्छा बना लेता है, मतलब जिसको हम लोग झाग बोलते हैं, जो फैन हम लोग बोलते हैं, वो एक प्रकार का मिसेल ही रहता है, लेकिन मिसेल का बड़ा रूप रहता है, ठीक है। तो जब साबुन और या तो फिर अपमार्जक को हम लोग जल में घोलते हैं तो साबुन या अपमार्जक का जो अणु रहता है, छोटा 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 अणु एक साथ मिल जाता है और मिल करके गुच्छा बना लेता है, उसी गुच्छा को हम लोग बोलते हैं मिसेल, ठीक है। कह रहा है इसमें पूंछ
अंदर की ओर चिपक जाती है एवं सिर बाहर की ओर इंगित होती है। अब देखिए इसको आपको हम चित्र से समझाते हैं क्या बोल रहा है। तो देखिए अब कि किस प्रकार से ये है मिसेल और ये कैसे कैसे होता है, चलिए अच्छा समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो 1 2 3 4 5 ये सब बहुत सारा जो आपको लाइनिंग और टेढ़ा लाइनिंग दिख रहा है, इसी का नाम है अणु, ठीक है। यही अणु है, 1 अणु 2 अणु, यहाँ पर 20 25 30 अणु है, ठीक है ना। और ये जो अणु है, यही अणु जब एक साथ गुच्छा बना लेता है कुछ इस प्रकार से, इसको हम लोग बोल देते हैं मिसेल। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? मिसेल, ठीक है ना। अब देखिए इस मिसेल का सारा कुछ जानते हैं। देखिए इस मिसेल में 2 सिरा होता है। देखिए यहाँ पर इतना सारा मिसेल है और एक मतलब कि इतना इतना सारा अणु है जिसको मिसेल बोलते हैं। उसमें से एक अणु को यहाँ दिखाया गया है, ठीक है ना। ये एक अणु है। एक अणु का 2 ठो सिरा होता है। एक ठो सिरा का नाम है जलरागी सिरा और दूसरा का नाम है जलविरागी सिरा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो जलरागी सिरा होता है, ये होता है मैल से बाहर के तरफ। ये जो मैल है, तेल की बूंद बीच में है, मतलब कि ये मैल है, ठीक है ना। तेल की बूंद क्या है? मैल है। और ये जो जलविरागी सिरा है, सॉरी जलरागी सिरा, ये मैल से बाहर की तरफ होता है। और मैल के पास कौन होता है? तो ये जलरागी सिरा जो कि मेल को पकड़ के बाहर निकालती है, ठीक है ना। ये है धनात्मक सिरा और इधर होता है ऋणात्मक सिरा, ठीक है ना। जलरागी सिरा जो होता है ये वाला धनात्मक सिरा होता है, ठीक है ना। इतना तो आप समझ गए। चलिए अब इसका कार्य समझते हैं। चलिए देखते हैं कार्य, ठीक है। कह रहा है शोधन प्रक्रिया में हाइड्रोकार्बन पूंछ, ठीक है ना, पूंछे, यहाँ पूंछ का बात कर रहा है, तेलीय गंदगी से चिपक जाती है। देखिए जब हम लोग धोते हैं तो हाइड्रोकार्बन का जो पूंछ है, ठीक है ना, माथा नहीं, पूंछ, ये वाला नहीं, ये जो ये वाला भाग है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला यहाँ वाला, ठीक है ना। जल विरागी सिरा किससे चिपक जाता है? तेलीय से, तेलीय गंदगी से। जब जल को हिलाते हैं तो तेलीय गंदगी ऊपर उठने का प्रयास करती है, तो तेलीय गंदगी ऊपर भागने का प्रयास करती है, ठीक है ना। फिर और क्या क्या लिखा है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तेलीय गंदगी ऊपर भागने का प्रयास करती है, जिससे ये छोटे छोटे टुकड़ों में वियोजित हो जाती है। देखिए ये तेलीय गंदगी है, जब हम लोग हिलाते हैं कपड़ा को या पटकते हैं या रगड़ते हैं तो उसमें जो मेल रहता है वो भागना चाहता है, जिसके कारण मेल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, ठीक है ना। यह प्रक्रम दूसरे अपमार्जक अणुओं की पूंछ को चिपकाने का अवसर प्रदान करती है, जिससे क्या होता है और भी अणु चिपकने लगता है मेल से आकर के, ठीक है ना। अब इस विलयन में अनेक छोटी छोटी तेलीय गोलिकाएं जो चारों तरफ से अपमार्जक अणु द्वारा चिपकी हुई विद्यमान होती है। अब देखिए इससे क्या होता है, चारों तरफ इसको घेर लेता है छोटा 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 अणु मिसेल, ठीक है ना। अपमार्जक विलयन में उपस्थित ऋणात्मक सिरा छोटे छोटे तेलीय गोलिकाएं परस्पर संयुक्त होकर पंच बनाने से वंचित रह जाती है। देखिए यहाँ पर जो बहुत सारा जो अणु रहता है एक साथ जुड़ जाता है, ठीक है, और जुड़ने के बाद मेल को एक तरह से तोड़ देता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यह तेलीय मेल और यह है ऋणात्मक सिरा इधर से और यह है यहाँ पर धनात्मक सिरा, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारा है, बहुत सारा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, प्लस वाला चल जाता है बाहर की तरफ और माइनस वाला चल जाता है अंदर की तरफ। तो माइनस वाला सारा सिरा चल जाता है अंदर की तरफ, जिससे कारण क्या होता है, इसको इसको खींच के और निकाल लेता है और माइनस प्लस एक दूसरे से नहीं सट पाता है, ठीक है ना। ये माइनस माइनस एक तरह के एक तरह से एक ही स्थान पर रह के मेल को हटा देता है, ठीक है ना। यहाँ लिखा है क्या, चलिए देखते हैं। इस प्रकार वस्तु से तेल गंदगी दूर हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे मिसेल के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर, ठीक है ना। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है ना। मानव का जो हृदय होता है, जो दिल होता है, उसका एक फोटो बनाना है। उसके बाद कह रहा है मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण को समझाइए। परिसंचरण मतलब होता है गति करना, तो मानव हृदय में किस प्रकार से दोहरा परिसंचरण होता है इसको समझाना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका अब हम आंसर देखते हैं। आंसर में क्या लिखा हुआ है, आंसर में सबसे पहले चित्र बना हुआ है, तो सबसे पहले आपको भी चित्र बना देना है एक, ठीक है ना। चित्र बना सकते हैं आप आसानी से, कहाँ से, तो आपका एनसीईआरटी क्लास 10th का जो बुक है वहाँ से बहुत आसान चित्र आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको आपको अंदर से हमको दिखाना है, इसलिए इस चित्र को हम लिए हैं, ठीक है। चलिए चित्र को पहले समझाते हैं। देखिए ये जो हृदय का चित्र है ये सच का हृदय है, ये वाला हृदय झूठा हृदय होता है, ठीक है, लड़के लड़कियों का हृदय होता है। चलिए फिलहाल ये सब बात हम बाद में करेंगे। चलिए फिलहाल हम समझाते हैं इस चित्र को। देखिए मानव का जो हृदय है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 4 भाग। ये है पहला भाग, ये है दूसरा भाग, ये है तीसरा भाग और ये है चौथा भाग। ऊपर का जो ये 2 भाग है इसको हम लोग बोलते हैं निलय, ठीक है ना। सॉरी निलय नहीं, अलिंद बोलते हैं। ऊपर का 2 भाग को अलिंद बोलते हैं। अलिंद 2 होता है, एक है दाहिना अलिंद ये वाला और एक है बायां अलिंद ये वाला, ठीक है ना, छोटा वाला है। और एक है निलय, तो निलय नीचे होता है, नीचे दोनों का निलय होता है, ठीक है ना। तो एक को बोलते हैं दाहिना निलय और एक को बोलते हैं इधर से
बायां नीले, ठीक है। अब चलिए नीले तो आप समझ गए होंगे, अलिंद भी समझ गए होंगे। अब आपको समझाते हैं दोहरा परिसंचरण इसमें होता किस प्रकार से है। देखिए दोहरा परिसंचरण का मतलब ही है कि हम लोग का जो हृदय है उसमें रक्त 2 बार प्रवेश करता है, इसी को बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। चलिए सबसे पहले क्या होता है, 2 बार किस प्रकार से प्रवेश करता है। देखिए सबसे पहले जो हम लोग के शरीर में, पूरा शरीर में जो रक्त रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है, ठीक है। तो वो जो ऑक्सीजनित रक्त बोलेंगे उसको, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। तो वो रक्त सबसे पहले बायां अलिंद से घुसता है हृदय में, ठीक है ना। और घुसने के बाद जैसे बायां अलिंद में घुसता है वैसे ही फुफ्फुस का जो धमनी है, ये जो छोटे छोटे पाइप आपको दिख रहा है, इन पाइपों के सहारे जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो चला जाता है यहाँ से बाहर और चल जाता है फेफड़ा में, ठीक है। अब ये शुद्ध रक्त बच गया, तो शुद्ध रक्त यहाँ से कहाँ आ जाता है, ये आ जाता है बायां नीले में, ठीक है। नीचे वाला भाग में बायां नीले में आ जाता है, तो एक बार हो गया प्रवेश, ठीक है। दूसरा बार में क्या होता है, ये शुद्ध होने के बाद फिर बायां नीले से दायां नीले में आ जाता है। कहाँ जाता है, दायां नीले में। और जैसे ही नीले में आता है तो नीले में आने के बाद इसको पंप कर दिया जाता है। क्या होता है, पंप कर दिया जाता है, जिससे फिर से दाहिना अलिंद से पूरे शरीर में चला जाता है। तो एक बार तो इधर से घुसा, ठीक है, और एक बार इधर से यहाँ इसमें आया आधा वाला भाग में, तो 2 बार इसका प्रवेश हो गया। चलिए इसका उत्तर को अच्छे से लिख लेते हैं। चलिए देखिए उत्तर क्या है। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। देखिए जे बार जितना बार चक्कर लगाएगा हृदय हमारे पूरे शरीर का, उसमें एक चक्कर में 2 बार प्रवेश करेगा हृदय में, ठीक है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी होता है, ठीक है। फिर बोला अतः शरीर का तापमान बनाए रखने तथा निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए यह परिसंचरण लाभदायक होता है। बोल रहा है कि हम लोग का जो शरीर है उसमें परिसंचरण तंत्र के क्रम में 2 बार हृदय में प्रवेश करता है हम लोग का रक्त, ठीक है। बाकी सब हम यहाँ पर समझा देते पिछले ही में, ठीक है। इतना सा आपको लिख लेना है। तो फिलहाल चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब कि अगला क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 52 नंबर क्या है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि, पहला हमने पूछा है लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, और दूसरा हम पूछा है विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। आंसर देखने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि मेंडल एक वैज्ञानिक थे बायोलॉजी में, जो कि मटर से प्रयोग किए थे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है उसमें कि जब प्रयोग किया गया तो कैसे पता चला कि कोई भी लक्षण प्रभावी और अप्रभावी होता है, ठीक है ना। सबसे पहले जान लीजिए कि प्रभावी लक्षण किसको बोलते हैं। तो जब भी एक जीव से दूसरा जीव का जन्म होता है और जो जो लक्षण उसका जो जन्म लिया हुआ छोटा जीव है वो उसका गुण और जो लक्षण माता पिता से मिलता है और जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं प्रभावी लक्षण, और जो दिखाई नहीं देता है उसको बोलते हैं अप्रभावी लक्षण, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं हम दोनों का, पहले प्रभावी और अप्रभावी वाला का, फिर विभिन्न रूप से वंशानुगत वाला का, ठीक है। और बी नंबर में क्या पूछा, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ठीक है। मतलब जो बहुत प्रकार का ऐसा लक्षण होता है जो एक जीव से दूसरे जीव में डायरेक्टली चला जाता है स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए ए नंबर का उत्तर में क्या है, देखिए जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बोने पौधे का संकरण कराया तो उसे प्रथम संतति यानी कि F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। इसका अर्थ था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया। देखिए मेंडल ने जब 2 प्रकार का मटर का बीज लिया, एक लंबा वाला और एक बोना वाला, और दोनों का जब संकरण करवाया तो उसमें जो अगला जो पीढ़ी बना उसमें सिर्फ लंबा वाला बना, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि केवल और केवल पैतृक लक्षण यानी कि पिता का लक्षण ही कह सकते हैं कि दिखाई दिया, ठीक है ना। मतलब कि बड़ा वाला का, ठीक है, छोटा वाला का दिखाई नहीं दिया। उन दोनों का उन दोनों का मिश्रित प्रमाण दिखाई नहीं दिया। फिर चलिए नीचे क्या लिखा है उसको देखिए। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है कि उसने पैतृक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधे को स्वपरागण से उगाया। देखिए अब जो बड़ा वाला पौधा था, बड़ा टी वाला, ठीक है ना, उसको सबसे पहले वाला का, ठीक है, और F1 को दोनों का संकरण करवाया, ठीक है। तब क्या हुआ, इस दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे। अब देखिए इसमें सभी पौधा लंबा नहीं बना, इसमें से कुछ क्या हुआ, इसमें 1/4 पौधे बोने थे। 1/4 मतलब 1/4, ठीक है ना। 1 केजी का 4 भाग मतलब 100 गो का 25%, ठीक है ना। 25% बोने थे, ठीक है, बाकी सब लंबा था, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है कि मेंडल ने लंबे पौधों के लक्षण को प्रभावी और बोने पौधे के लक्षण को अप्रभावी कहा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें कंप्लीट हुआ। चलिए बी नंबर वाला देखते हैं।
चलिए देखिए बी नंबर, ठीक है। बी नंबर क्या है? मेंडल ने गोल बीज वाले लंबे पौधों का झुर्रीदार बीज वाले बिना बिने पौधे से बोने होगा, बिना नहीं बोने हो गए हैं, ठीक है ना। बोने पौधे से संकरण कराया तो संतति में सभी पौधे प्रभावी लक्षण के थे, परंतु संतति में कुछ पौधे गोल बीज वाले, कुछ झुर्रीदार बीज वाले बोने पौधे थे, अतः ये लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। देखिए मेंडल ने क्या किया, गोल गोल बीज वाला और झुर्रीदार बीज वाला दोनों का संकरण कराया, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ, जो बाद में जीव बना उसमें से कुछ गोल बीज वाला तो था, साथ ही साथ जो गोल बीज वाला लंबा था उसका गुण खत्म हो गया, ठीक है ना। सिर्फ गोल बना और इधर जो झुर्रीदार वाला था वो तो झुर्रीदार रहा लेकिन वो बोना रह गया। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी सब्जेक्ट का हल देखने के लिए।